और चुनाव कौन कहाँ लड़ेगा ये फैसला तो राष्ट्रीय नेतृत्व करेंगे तीनों पार्टियों के। आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय जयंत चौधरी जी, आदरणीय चंद्रशेखर जी। हमारे बहुत से लोग 200 वोट से लेकर के 2000 तक हराए गए, हारे नहीं हराए गए। और ये सिस्टम जो है लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। समीक्षा यही हुई कि आगे कैसे इन्हें रोका जाए। अगर ये अब की बार भी धांधली करने में कामयाब हो गए तो लोकतंत्र पर भी खतरा है। 24 के बाद चुनाव होंगे या नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। जो मजदूर यूनियन थी वो समाप्त कर दी गई, किसान यूनियन को तोड़ दिया गया। तो ऐसे हालात में राजनीतिक क्षेत्रों में राजनीतिक लोगों की कमी पैदा होगी। अब नेता नहीं मिलते, कुर्ते मिलने लगे। ये साफ सिग्नल है कि लोगों को महसूस हो रहा है कि गठबंधन जीतेगा। जहां जीत हुआ करती है वहां लोग उत्साहित ज्यादा हो जाया करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं आपके साथ राहुल राणा। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सुसुबाहट उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में सुनाई दे रही है। उसको लेकर तमाम राजनीतिक दल क्या तैयारी कर रहे हैं, आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व एमपी हरिंदर मलिक है और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को लेकर अभी हाल में उनको प्रभारी बनाया गया है। लेकिन इस बार जो गठबंधन के दावे हैं वो कुछ बहुत बड़े हैं। उन दावों में हकीकत कितनी होगी वो एक अलग बात है, लेकिन रणनीति पर आज बात करेंगे। और 24 के चुनाव और निकाय चुनाव यूपी में कैसे भाजपा को मात देगी गठबंधन समाजवादी पार्टी यानी आरएलडी मिलकर, इस बार तमाम उन सवालों पर आज बात करेंगे। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या माहौल इस बार बनने जा रहा है गठबंधन का, और बातचीत करने के लिए हरिंदर मलिक जी है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, मेरा सवाल यही आपसे कि कैसे इस बार रणनीति आप लोगों की है। उत्तर प्रदेश पूरा आप लोगों ने एक पूरी रणनीति बनाई है, आपको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, मुजफ्फरनगर में लोकसभा प्रभारी आपको बनाया गया, यानी 24 और निकाय चुनाव दोनों पर नजर। देखिए, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपना एक निर्णय है। हम आभारी हैं, उन्होंने हम पर विश्वास जताया और अपनी टीम में मुझे लिया। किसी कार्यकर्ता के लिए इससे ज़्यादा और खुशकिस्मती की बात नहीं होती कि उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वास करे, अपनी टीम में ले। रहा प्रभारी बनाने का, हम लोग पार्टी को बूथ लेवल पर मजबूत करना चाहते हैं। अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें निर्णय हुआ कि बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत किया जाएगा और एक छोटे छोटे सेक्टर बना करके वहाँ अपने लोगों से बैठ करके उनकी बात की जाएगी, उनको हौसला अफजाई की जाएगी, वो सारा बताया जाएगा ताकि प्रचार प्रसार वो कर सके। किसी भी पार्टी की जान उसके कार्यकर्ता होते हैं। जब तक कार्यकर्ता का नेता पे विश्वास है, पार्टी पे विश्वास है, वो पार्टी मजबूत होती है। और जिसका कार्यकर्ता का विश्वास नहीं होता वो पार्टी कमज़ोर हो जाया करती है। समाजवादी पार्टी का सौभाग्य है कि उसके कार्यकर्ता, उसके मतदाता आदरणीय अखिलेश जी पर अटूट विश्वास रखते हैं। हमारे जो सहयोगी दल हैं उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और चुनाव कौन कहाँ लड़ेगा ये फैसला तो राष्ट्रीय नेतृत्व करेंगे तीनों पार्टियों के। आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय जयंत चौधरी जी, आदरणीय चंद्रशेखर जी, ये तीनों मिल बैठ कर के बात करेंगे। जहाँ तक प्रभारी बनाए जाने की बात है, हम लोगों ने इसमें मीटिंग की है और मीटिंग करने के बाद अब गांव-गांव लोगों की जिम्मेदारी लगा दी और वो कार्यकर्ताओं का गठन, कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है बूथ स्तर पर। जब हो जाएगा उसमें हमने त्रिस्तरीय बना है। एक पहला जो फर्स्ट फेज है उसमें लोग कार्यकर्ता बनाएंगे, फिर हमने अपने साथियों की जिम्मेदारी दी है, मैं भी जाऊंगा, वो भी जाएंगे, वो गांव-गांव जाएंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। फिर जिला मुख्यालय पे एक कंट्रोल रूम बना है, वो सडन इंक्वायरी करेगा कि जो बना है फला गांव में फला बना, उसे फ़ोन मिला कर पूछेंगे तू पार्टी में है कि तेरा वोट किस बूथ पे है, क्रॉस क्वेश्चन करेगा ताकि सत्यता जानकारी हो। 5 जून से पहले पहले हम इसकी सत्यता जांच करके कमेटी प्रदेश कार्यालय को दे देंगे। प्रदेश कार्यालय में से भी इसकी जांच होती है। तो ये तो इस तरह का मामला है। और चुनाव की तैयारी की बात यह है तो गठबंधन का वोट बहुत है।
बहुत वोट बैंक है, बड़ा वोट बैंक है, और बड़े वोट बैंक में निश्चित रूप से गठबंधन स्वीप करेगा यहाँ जी। 22 में भी देखा आप लोगों ने पूरी मेहनत की, फिर उसके बाद समीक्षा हुई, हार की समीक्षा हुई। अब 24 में उससे अलग क्या कुछ आप लोगों ने जो स्ट्रेटजी बनाई है, क्योंकि कम से कम उस चीज़ से ये समझ में तो आया होगा पार्टी को कि कहाँ गलती हुई, कहाँ चूक हुई। देखिए 17 में बहुत बुरा हाल हुआ था पार्टी का, और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने संघर्ष किया, 22 में इस स्थिति में ले आए कि 47 से 111 हो गए। हमारे बहुत से लोग 200 वोट से लेकर के 2000 तक हराए गए, हारे नहीं हराए गए, और ये सिस्टम जो है लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। समीक्षा यही हुई कि आगे कैसे इन्हें रोका जाए। हम लोग कोई दूसरे देश से चुनाव नहीं लड़ रहे, यहीं रह कर के चुनाव लड़ रहे हैं, और पार्टी का सीधा मत है कि कार्यकर्ता को ये समझाया जाए कि अगर अब की बार नहीं तो कभी भी नहीं। अगर ये अब की बार भी धांधली करने में कामयाब हो गए तो लोकतंत्र पर भी खतरा है। 24 के बाद चुनाव होंगे या नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। आपके सामने लोकल बॉडीज के इलेक्शन में क्या हुआ, कोऑपरेटिव के इलेक्शन में क्या हुआ, छात्र राजनीति चल नहीं रही, जो मजदूर यूनियन थी वो समाप्त कर दी गई, किसान यूनियन को तोड़ दिया गया। तो ऐसे हालात में राजनीतिक क्षेत्रों में राजनीतिक लोगों की कमी पैदा होगी। अब नेता नहीं मिलते, कुर्ते मिलने लगे। नेता तो पगडंडी पर संघर्ष करके, सड़क पर संघर्ष करके, मोहल्लों में संघर्ष करके पैदा होता था। अब तो कुर्ते हैं, पहले पैसा कमाओ फिर राजनीति में आ जाओ। तो ये राणा साहब, अब लोकतंत्र बचाओ अभियान है ये चुनाव हम जीतने का चुनाव, केंद्र में सरकार बनाने का चुनाव भी लड़ेंगे, डेमोक्रेसी को बचाने का भी कर लड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का चुनाव भी लड़ेंगे। देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं कि आपका अनुभव बहुत पुराना है। हुकुम सिंह पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप बड़े नेताओं के नाम पर जाने जाते थे। आप लोगों का जो है एक जो अनुभव है वो अलग, लेकिन इस बार जब पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव की जो आपको उपाधि दी गई है वो आप देखिए जो अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव है उनके बराबर का कद आपका है। तो इसलिए सवाल भी आपसे वही मैं जानना चाहता हूं कि इस बार जो आप लोगों ने अलग कुछ स्ट्रेटजी को देकर आपने कहा कि हम इस बार जो है लोकतंत्र बचाओ की बात कर रहे हैं, जो अगर इस बार चुनाव हो गए तो शायद अगली बार चुनाव हो गए या नहीं हो गए वो सब चीज़ें। लेकिन देखिए जो विपक्ष के पास यानी भाजपा के पास जो मुद्दा इस बार जो है, अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा है, हिंदुत्व का मुद्दा है, तमाम वो मुद्दे हैं जो आप लोगों ने उठाए। विकास की आपने बात की, भुगतान की आपने बात की, किसानों की आपने बात की, लेकिन वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पीछे रही। इस बार मैं ये थोड़ा समझना चाह रहा हूँ कि 24 में भाई आप लोगों ने कुछ ऐसा तो उनके लिए सोचा होगा ना, क्योंकि वो सब चीज़ें तो आप पहले से कहते आ रही है कि लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। देखिए हमारे पास जो मुद्दा है केवल लोकतंत्र बचाने का भी मुद्दा है, करप्शन का मुद्दा है, और जो संविधान को रोज तोड़ा जाता है उसको बचाने का भी मुद्दा है। और मेरे विचार से सबसे बड़े मुद्दे हैं। राम मंदिर मेरे गांव में मंदिर है, जो लोग, कुछ लोग मस्जिद में रोज जाते हैं, कुछ मंदिर में जाते हैं, कुछ गिरजाघर में जाते हैं, कुछ गुरुद्वारे में जाते हैं। भक्ति का और प्रचार का कोई संबंध शास्त्रों में नहीं मिलता। हमारे शास्त्रों में कहीं ये नहीं उल्लेख किया गया कि आप धर्म का प्रचार करें, वो प्रचारित करें मंदिर मस्जिद को। हम मंदिर में पहले से जाते रहे हैं, सभी लोग जाते हैं, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर सभी जाते हैं। हिंदुस्तान का संविधान सर्वधर्म सद्भाव का संविधान है, सबको अपने अपने धर्म को मानने की एक पूरी छूट है। ये पिछले चुनाव से पहले ये निर्णय हो गया था और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय हुआ। आपको ये जानकर के खुशी होनी चाहिए कि पूरे देश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का किसी भी तबके ने
किसी राजनीतिक दल ने, किसी अराजनीतिक संगठन ने विरोध नहीं किया, कहीं विरोध नहीं किया। केवल शिकायत आई तो चंदे की आई, वो भी उनकी आपस में। किसी राजनीतिक दल ने, किसी धार्मिक संगठन ने, किसी भी और संगठन ने, राजनीतिक संगठन ने उसकी भी जांच की मांग नहीं की। तो मंदिर बन रहा है, मंदिर बनाना दूसरा अलग काम है, वो आस्था और विश्वास का विषय है। आस्था जिसकी है वो मंदिर जाएगा, जिसकी आस्था मस्जिद में वो मस्जिद जाएगा, जिसकी गुरुद्वारे में गुरुद्वारा में जाएगा। और ये राजनीतिक आदमी तो सब जगह जाता है। परंतु एक धर्म को सभी लोग मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं, ये एक कटु सत्य है। रही इसका श्रेय कोई सरकार को मिलने नहीं जा रहा, ये कहीं ले जाओ, कुछ ही ले जाओ, उससे कोई श्रेय नहीं मिलता। जनता को चाहिए रोटी, नौजवान को चाहिए रोजगार, किसान को चाहिए लाभकारी मूल्य, आम आदमी को चाहिए महंगाई से मुक्ति, आम शहरी को चाहिए अंतर्राष्ट्रीय कर्ज से मुक्ति। आज हिंदुस्तान पर कर्ज कितना बढ़ा है इसकी जानकारी हासिल करो। मैं अर्थशास्त्री तो नहीं हूँ, परंतु ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि अगर हमारा देश में अपार संपदाएं ना होती तो हम श्रीलंका बन गए होते। हम पर बहुत कर्जा है, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है। हम ये बताएं किसान को, किसान का क्या हाल हो रहा है। अभी ओलावृष्टि हुई, फसल तबाह होगी, बर्बाद होगी, रोज सुनाओ मुआवजा मिलेगा मिलेगा, बोलो तो किसी को एक आना मिला नहीं। दोस्तों, किसान की आय दोगुनी करने की बात की गई, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की बात की गई। पुरानी बात होगी, 15 लाख की चर्चा भी आई, विदेश से धन भी आने की बात हुई। ये शायद 9 साल हो गए, अब लो तो विदेश से कोई धन नहीं आया। मैं कांग्रेस का पैरोकार नहीं हूँ, पर मैं जानता हूँ मनमोहन सिंह जी की सरकार में कई लोग जेल गए थे, ये किसी को जेल भी नहीं भेज पाए राजनीतिक लोगों के अलावा। कौन सा करप्शन का खुलासा कर पाए? कहाँ गया कोयला कांड? बड़ी चर्चा थी कोयले की। रोज ये इस तरह की बात करेंगे, और जो डर गया उसे डरा लेंगे, जो नहीं डरा वो नहीं डरने का। तो ऐसी बात नहीं राणा जी, ये ऐसे लोग हैं जो अपने काम में माहिर हैं। आज प्रेस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कुछ साथी बहुत जिम्मेदारी निभाते भी हैं और कुछ साथी उससे विमुख भी हुए हैं। हम लोगों को, किसान को, हमारा वास्ता ज़्यादा किसान और मजदूर से है, छोटे दुकानदार से है। क्या जीएसटी लगने से छोटा दुकानदार खुश है? क्या सिलेंडर, यो वही गैस का सिलेंडर है, जब 400 रुपये हुआ तो पूरा आदरणीय राजनाथ सिंह जी भी सड़क पर थे, इनकी महिला नेताएं भी सड़क पर थी, और आज से 1100 का है, 1150 का, कितने का है? 1150 का। आज कोई चर्चा नहीं करते, बजट आपका बिगड़ नहीं रहा। आज आपका जो हमारा यो एनसीआर है, भट्टों पर कोयला बंद कर दिया। दिल्ली में रोज कूड़ा जलता है, एनसीआर का भट्टा बंद होगा, हमने कोयला बंद कर दिया। अब कोयला बंद कर दिया, एनसीआर में ईंट बिकेंगी 8000, 7000। लाभ एनसीआर का मिलेगा दिल्ली को, गाजियाबाद को, सोनीपत को, फरीदाबाद को, और नुकसान उठाएगा मुजफ्फरनगर, शामली। ये सब मुद्दे हैं। किसान बर्बाद हो चुका। आप पेस्टिसाइड को देखिए, एक पोषक तत्व होते हैं, एक पेस्टिसाइड होते हैं, एक उर्वरक होते हैं। उर्वरक के रेट बढ़े, पेस्टिसाइड के रेट बढ़े, फिर डुप्लीकेट मिला। अब गन्ना देखिए, सबके 40 कुंटल का बीघा निकल रहा, जो गन्ना 105, 110 निकलता था। तो आमदनी बढ़ गई हमारी। आमदनी बढ़ी थी चौधरी अजीत सिंह के उस फैसले से जिसमें चीनी मिलों को लाइसेंस दिए गए थे, उससे 2 गुनी आमदनी हुई। इससे आमदनी नहीं बढ़ी। भाषण है तो केवल भाषण, भाषण दे रहे, मैं भी दे रहा हूँ। दूसरा ये बताइए, आपका पोटास खाद है,
जब हम छोटे थे तो राख गिरा करते थे बरसीम पे, चारे पे, लौकी पे, सब्जी पे, क्योंकि राख में पोटास होता है। आप देखिए जो डिस्टिलरी की राख है 27 रुपये क्विंटल आप ही के ज़िले में खरीदी जा रही है, और वही राख का पोटास बनकर किसान को 3500 रुपये क्विंटल मिल रहा। कोई कैलकुलेशन करने वाला है? 27 रुपये का एक क्विंटल सामान किसान को मिलता है 3500 रुपये में। क्यों? आप 27 रुपये का लिया है 270 में दे दीजिए। पोटास का कट्टा 1750 रुपये का है। जो एक बिलो ग्रेड आता है वो शायद 900 का है, 600 का। प्रधान जी 900 का है। तो ये किसान के आए हैं ये? आपने यूरिया का रेट घटा दिया। 2022 में आमदनी दोगुना होने की बात हुई थी। 2 गुना तो नहीं हुई, पर हाँ 1/4 रहेगी, 1/4। एक किसान लाओ निकाल करके। मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ, वो आंकड़े पेश करें। कितने किसान हैं जिन्होंने क्रेडिट कार्ड में पैसा 15 दिन के लिए जमा किया बैंक में? सच्चाई यह है कि उधार लेकर के बैंक में जाते हैं, दलाल को पैसे देते हैं, वो अपने आप पास से पैसे जमा कर देता, अगले दिन बैंक से ले लेता। आप क्रेडिट कार्ड भी आज लोगों को रिन्यूअल कराने की जगह नहीं है। क्यों भाई, आप सुधार कर दीजिए कानून में, क्यों लुटवाते हो किसान को? आप कह दीजिए कि लिमिट बनेगी। आप जैसे दुकानदार की सीसी लिमिट बनती है, उद्योगपति की सीसी लिमिट बनती है, वो रिन्यूअल होगी पर पैसे जमा नहीं होने के, उसके ब्याज लेते रहिए हर 6 महीने। तो किसान को कहाँ से आपने कर दिया? आप बिजली कह रहे हैं हम फ्री देंगे, स्वागत, बहुत अच्छी बात है, दीजिए फ्री, पर 7 मीटर काहे के लिए लगा रहे? अब तो पानी के निकासी में मीटर लग गया कि कितना दोहन किया आपने। ठीक है, एक सवाल सर मेरा ये भी है, अब कांग्रेस में रहे और राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई कर दिए गए, लेकिन आप देखिए कि एक बीजेपी एक चेहरे के पीछे चल रही है, मोदी के चेहरे के पीछे। विपक्ष किस चेहरे के पीछे है? आगे क्या दिख रहा है कि कौन होना चाहिए? देखिए, हमारी पार्टी का चेहरा तो अखिलेश यादव जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव जी, इसके अलावा हम जानते नहीं। ये उनका काम है, जब बैठेंगे, हम बहुत बड़े स्टेट के लीडर हैं हमारे नेता, वो वहाँ तय होगा। हम केवल और केवल अखिलेश यादव को जानते हैं, उस चेहरे के पीछे, उसी चेहरे पर वोट मिल रही है। जो जीता है, जितनी वोट हासिल हुई है, वो केवल अखिलेश यादव के चेहरे पे मिली है, गठबंधन के चेहरे पे मिली है। आगे भविष्य में है कि कांग्रेस मिलकर या समाजवादी पार्टी, आरएलडी, टीएमसी, तमाम पार्टी मिलकर एक जगह आएगी? हमारे यहाँ कलकत्ता राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये प्रस्ताव हुआ कि आने वाले चुनाव के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत किया जाता है, वो जिससे चाहे उससे बात करें, जिससे चाहे उससे तालमेल करें, उन्हें पूरे अधिकार दिए गए। तो इसमें तो अब जिन्हें जो आदमी अधिकृत है वही बात करेंगे, वही बताओगे। इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल। ठीक है, मैं निकाय चुनाव पे थोड़ा सा आ जाता हूँ। चंद्रशेखर भी इस बार जो है आपके साथ में है, आरएलडी साथ में है, समाजवादी पार्टी साथ में है। टिकटों को लेकर कुछ बात हो गई, क्योंकि अभी 1-2 दिन में हो सकता है कि शायद आचार संहिता लग जाए। देखिए, आरएलडी और समाजवादी पार्टी की जहाँ तक बात है, ये एक वृक्ष के 2 तने हैं। वो भी चौधरी चरण सिंह की विचारधारा के ध्वजवाहक हैं और हम भी चौधरी चरण सिंह की विचारधारा के ध्वजवाहक हैं। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी करम पुत्र थे चौधरी चरण सिंह के। आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी उनके पुत्र थे। दोनों चौधरी चरण सिंह के ही विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं। हमारा अलायंस नेचुरल अलायंस है, आराम से बैठ कर के सीटों का तय हो जाएगा, कोई दिक्कत होएगी नहीं। दोनों नेता पढ़े लिखे हैं, मैच्योर हैं, दोनों को पता है कि हमारी लड़ाई को भाजपा से है, तो वे आपस में नहीं लड़ेंगे, भाजपा को हराने के लिए काम करेंगे। सीटों पर ऐसा हुआ कि जहां समाजवादी पार्टी के नेता पहले से तैयारी कर रहे थे, वहां आरएलडी वालों ने दावेदारी कर दी, तो 1-2 सीटों पर ऐसा देखने को मिला, अभी से सुनने को मिल रहा है कि इस बार वो भी आ रहे हैं मैदान में, वो निर्दलीय आ जाएंगे। तो ऐसी इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, जो इन मामलों में आप निकाय की बात कह रहे हैं, ये तो अच्छी बात है
ये साफ सिग्नल है कि लोगों को महसूस हो रहा है कि गठबंधन जीतेगा। जहाँ जीत हुआ करती है वहाँ लोग उत्साहित ज़्यादा हो जाया करते हैं। सब आदमियों को अपने अपनी टिकट मांगने का अधिकार है। जो लोकदल में काम कर रहे वो भी सम्मानित साथी हैं, वो अपना टिकट मांग रहे हैं लोकदल से। जो सपा में काम कर रहे हैं वो भी सम्मानित साथी हैं, वो टिकट मांग रहे हैं सपा से। बट ये तो पार्टी अध्यक्ष तय करेंगे दोनों, इसमें और किसी का कुछ नहीं होगा। धन्यवाद आपका तमाम बातचीत करने के लिए। हरेंद्र मलिक थे जो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में रणनीति को लेकर तमाम बातचीत की और बहुत सारी बातें हुई कैसे इस बार बीजेपी को मात देने के लिए विपक्ष का प्लान है। मेरे सहयोगी अमित के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मुजफ्फरनगर। सफलता की ओर न्यूज़ 18 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 अब जियो टीवी पर भी।